Hello, good morning class. Today je start the topic is a सेल साइकिल. ओके, तो हम सेल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सेल साइकिल बेसिकली टू पार्ट्स में कंप्लीट होती है. एक इंटरफेस और दूसरा एम फेज. ओके, तो आज हम एम फेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम इंटरफेज के बारे में पढ़ चुके हैं. G1 फेज, एस फेज और G2 फेज. ओके, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं कि है क्या, हमने सेल साइकिल में क्या क्या स्टडी किया. मैं आपको फिर से बताता हूँ बेटा कि हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल में मेन दो पार्ट्स आते हैं. एक तो सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ और दूसरा आता है सेल डिवीज़न. ओके, सेल डिवीज़न. ओके, तो इसमें आप जानते हैं जब सेल सिंगल सेल से ही हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन होता है. तो सिंगल सेल जाइगोटिक सेल कहलाती है और मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट से फ्यूजन होता है और एक सिंगल सेल जाइगोट बनाता है. ठीक है, और जाइगोट्स मल्टीप्लाई करके हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो ये कैसे करता है, सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, डिवीज़न करना पड़ता है इससे. तो यहाँ पर मैंने आपको कई बार एक बार बता भी चुका हूँ. तो पहले सेल क्या करता है, एक क्या करेगा सेल, दिस इज अ सेल. फर्स्ट थिंग से सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है. सेल ग्रोथ करता है, इंक्रीजमेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट होता है, अनदर सेल ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट्स होता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सेल ग्रोथ करेगा. उसके बाद ये साइज में इंक्रीज होकर और अनदर सेल और जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट्स करता है, साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट्स करता है, इंक्रीज करता है. फिर वो रिस्पॉन्सिबल होती है, कैपेबल होती है सेल ग्रोथ करने, सेल डिवाइड करने के लिए. तो एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है या मोर देन टू सेल का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू. ठीक है, तो सेल डिवाइड जब होती है, जब ये प्रॉपर मैच्योर हो जाती है और जितने भी सेल और जैसे क्रोमोजोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो मतलब इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है, प्रोटीन्स मतलब का फॉर्मेशन होता है. तो ये कब होता है, इंटरफेज. तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इंटरफेज मान लेते हैं. ये क्या है, इंटरफेज है. ठीक है, तो ये इंटरफेज के बारे में जो हमने कल डिस्कस किया था, तो ये क्या है, एक इंटरफेज है, ये वाली फेज. तो जब जो सेल ग्रोथ होती है उसे क्या बोलेंगे इंटरफेज. ठीक है, और तो सेल ग्रोथ हो रही है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है. ये क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. ठीक है, सेल में डिवीजन हो रहा है, एक से दो या मोर देन सेल का फॉर्मेशन, डॉटर सेल्स बन रही हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम फेज कहलाती है, दीज आर एम फेज. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ. मतलब इंटरफेज कौन सी है और एम फेज क्या है. तो ये क्या है, इंटरफेज है और ये क्या है, एम फेज है. तो इंटरफेज में हमने क्या डिस्कस किया, इंटरफेज में सबसे लार्जेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, अबाउट 95% होती है. और इसमें हमने पढ़ा था इंटरफेज ये कितने परसेंट होती है होल साइकिल की, 95% होता है. और इसमें होता है G1 फेज आती है और एस फेज आता है, एस फेज और G2 फेज आती है. ठीक है, G2 फेज आती है. तीन फेज इंटरफेज 3 फेज में डिवाइड हो जाती है. ओके, तो जो
जीवन फेज होता है, जीवन फेज में आप जानते हैं जीवन फेज में किसका फॉर्मेशन होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज ऑफ आरएनए। तो इसमें आरएनए का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप जानते हैं आरएनए सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जो एस फेज होती है, एस फेज में ये डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। ये क्या करता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। एंड सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, तो कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है, ये हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ जो सेंट्रोमियर होता है, ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये डुप्लीकेशन करता है। तो ये सिंथेसाइज कहलाती है, सिंथेटिक फेज भी कहलाती है, या प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, जो प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, जिसमें प्रिपरेशन होता है बहुत सारे मतलब सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। तो G2 फेज आप जानते हैं, G2 फेज में भी जो अनदर मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ठीक है, या अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, तो ये सिंथेसाइज करता है। तो जो इंटरफेज को ही प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मतलब इंटरफेज क्या होती है। तो इंटरफेज में जितने भी यहाँ पर मान लीजिए जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसाइज हो जाता है, आरएनए बन जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन भी बन जाती है, अनदर मतलब G2 फेज में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस भी फॉर्म हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। उसके बाद इंटरफेस के बाद ये कैपेबल होती है, मतलब ये क्या होती है? कैपेबल होती है प्रोटीन को दूसरी सेल डिवाइड करने के लिए, या मतलब इंटरफेज में जाता है। तो इंटरफेज के बाद, इंटर के फेज के बाद किस में जाएगी? एम फेज में जाएगी। और एम फेज से पहले उसके बाद मतलब एम फेज मैंने आपको बताया था, एक तो साइटोकाइनेसिस होता है, दूसरा कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। ये क्या होगा? साइटोकाइनेसिस और दूसरा कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस भी मैंने आपको बताया था, कैरियोकाइनेसिस भी बताया था। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? एक पर्टिकुलर सेल मान लिया, क्लियर हो गया? दिस इज अ पर्टिकुलर सेल, एक सेल है। तो दीज आर न्यूक्लियस, ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस है। तो अब ये न्यूक्लियस जब ये एम फेज में सेल डिवाइड होती है, तो या तो क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होने लगता है, या न्यूक्लियस डिवाइड होने लगती है, क्लियर हो गया? ये न्यूक्लियस डिवाइड होने लगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होगा? इलोंगेट होने लगता है, ठीक है, न्यूक्लियस और इलोंगेट। तो ये न्यूक्लियस जब इलोंगेट हो जाता है तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं, अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक तो न्यूक्लियस बन जाएगा, एक न्यूक्लियस बन जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेल भी क्या होते हैं? डिवाइड हो जाएगी, ये सेल भी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो सेल होती एक दूसरी सेल बन जाएगी और ये दूसरी सेल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी दो हो गए, यहाँ पर न्यूक्लियस भी डबल हो गए, और हाँ, ये पूरी जो फेज होती है ये किस में आएगा? एम फेज में आता है। तो एम फेज मतलब 2 या मोर देन सेल में डिवाइडेशन हो जाता है। तो
इंटरफेज में तो क्या हो रहा है, इंटरफेज में जो सबस्टेंस होते हैं वो डुप्लीकेट करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, और जो एम फेज में वो क्या होगा, सेल डिवाइड होगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा और न्यूक्लियस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होगा या फिर जो डीएनए का यहाँ पर इंटरफेज के समय रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ या प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ या अनदर सब्सटेंस का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर वो इक्वली फेज में डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले सेल में, इन दोनों सेल में जो सबस्टेंस होता है वो इक्वल अमाउंट्स में आ जाता है दोनों सेल में। अगर इक्वल अमाउंट्स, तो इक्वली सेल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वली सेल डिवीजन। तो इसमें अगर इक्वल अमाउंट्स में नहीं होगा, अगर मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल इसमें ज़्यादा पहुंच गया या फिर साइटोप्लाज्म से ज़्यादा पहुंच गया, इसमें कम रह गया, तो इनमें कुछ बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। तो मतलब जो सेल होती हैं उनमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है और मतलब एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेबल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मतलब ये जो हमने स्टडी किया था, सेल साइकिल के बारे में स्टडी किया या इंटरफेज और एम फेज के बारे में स्टडी किया। तो आप जानते हैं कि इंटरफेज में क्या होगा, सेल के साइज का इंक्रीजमेंट होगा या सेल ग्रोथ होगी या फिर प्रोटीन का मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, आरएनए सिंथेसाइज होगा, मतलब अनदर सब्सटेंस का सिंथेसाइज होगा ड्यूरिंग इंटरफेज। आफ्टर द इंटरफेज, आफ्टर द इंटरफेज के बाद मतलब गेट एंटरिंग द एम फेज। तो जो सेल होगी, सेल गेट एंटरिंग द एम फेज, तो देन आफ्टर द इंटरफेज के बाद। क्लियर हो गया। जो सेल होती है वो किस में एंटर करती है, एम फेज में एंटर करती है। तो मैंने क्या बताया, एम फेज के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, एम फेज। ठीक है, तो एम फेज के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एम फेज मैंने आपको बताया ये 5% ही ओनली होती है पूरी सेल साइकिल की, और मतलब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। आप जानते हैं, तो उसमें मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक में डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म मतलब इक्वली अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो एम फेज होती है, एम फेज बेसिकली अभी हम स्टडी कर रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस, दो पार्ट्स होते हैं। माइटोसिस में जो होती है, माइटोसिस में 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, वेरियस फेज होती हैं। एम फेज की बात कर रहे हैं सबसे पहले, माइटोसिस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में मतलब 4 फेज होती हैं, फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टीलोफेज। ठीक है, तो इसमें 4 फेज होती हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एम फेज के बारे में। ठीक है, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है और टीलोफेज क्या होता है, माइटोसिस। और जो मियोसिस होता है, चलो यहाँ पर थोड़ा बता दे रहे हैं, मियोसिस हम बाद में पढ़ेंगे। तो होता क्या मियोसिस, मियोसिस ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस भी फर्स्ट भी ये 4 फेज में कंप्लीट होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और मियोसिस सेकंड भी 4 फेज में कंप्लीट होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो टोटल 8 फेज होती हैं। 4 फेज में 2 सेल बनेंगे और 4 फेज में 2 सेल बनेंगी। टोटल कितनी, 4 सेल बनेंगी इसमें।
कितनी सेल बनेंगी? मियोसिस में 4 सेल बनेंगी और माइटोसिस में 2 सेल बनेंगी। क्लियर हो गया? तो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। एम फेज होती है, 2 फेज में कंप्लीट होती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में मैंने आपको बताया था एक सेल से 2 सेल बनेंगी। क्लियर हो गया? माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, एक सेल से 2 सेल बनेंगी और इक्वल शेप इन साइज, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, एक जैसी होती है, सिमिलर होती हैं सेल उस शेप इन साइज में, और मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स भी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये माइटोसिस कहलाएगी। क्लियर हो गया? माइटोसिस में क्या होता है, एक मतलब जो पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और बोथ कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं शेप इन साइज में माइटोसिस में। क्लियर हो गया? और जो मियोसिस होती है, मियोसिस में एक जो मैच्योर सेल है, एक मैच्योर सेल है, तो एक मैच्योर सेल में 4 सेल बनती हैं। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड होती है, तो मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेंगी और मियोसिस सेकंड में 2 सेल बनेंगी। तो टोटल सेल कितनी हो गई, 4 सेल होंगी। टोटल 4 सेल बनेंगी, टोटल 4 सेल बनेंगी। और बहुत कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, अनइक्वल शेप इन साइज होती हैं पेरेंटल सेल की, जस्ट हाफ होती हैं पेरेंटल सेल की। ओके, डिफरेंसेस ये होता है माइटोसिस और मियोसिस का। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं एम फेज। एम फेज क्या है, हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे, मेटाफेज के बारे में पढ़ेंगे, अनाफेज के बारे में पढ़ेंगे और टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज और टीलोफेज। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज क्या है, आप जानते हैं ये प्रोफेज 2 फेज में कंप्लीट होती है, एक अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। क्लियर हो गया? तो अर्ली जो प्रोफेज होती है उसमें एक मान लीजिए ये पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, इसको हमने मान लिया ये पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे हैं, ये सेल हमने देखा और सेल में ये मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहलाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन मटेरियल्स होता है, जेनेटिक मटेरियल जिससे हम कहते हैं कि को कहाँ होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड होता है। तो ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, सॉरी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, एक लूजली होते हैं, फ्रीली, एक मतलब डेंसली पैक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, लूज फॉर्म में होते हैं, फ्रीली फॉर्म में होते हैं। तो जो क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड्स बार बार क्रोमैटिड्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल्स होंगे और आप जानते हैं थ्रेड लाइक होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, तो कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं हमें। जो चैन होती है एक, जिससे आयरन की चैन हम मान लेते हैं, तो इस टाइप से ये उसमें सेल में हमें दिखाई देंगे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं, ये जो शो हो रहे हैं, ये क्या हैं, जेनेटिक मटेरियल्स हैं। तो ये इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर प्लाज्मा में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अर्ली प्रोफेज, तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, लूज होते हैं, फ्रीली मोशन करते रहते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल क्लियरली हमें दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक होता है, इसके बाद आएगा लेट प्रोफेज, ठीक है, लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में, अच्छा आप जानते हैं जो अर्ली प्रोफेज में जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसमें एक चीज़ और होती है, ध्यान रखना, सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स ये मतलब
अभी तो सेंट्रियोल्स कैसे होंगे, एक ही साइड में होंगे। सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, चलो यहाँ पे मान लें सेंट्रियोल्स कहाँ होते हैं, एक ही साइड में होते हैं। यहाँ पर सेंट्रियोल्स की बात करते हैं, ये एक साइड में सेंट्रियोल्स होते हैं, चाहे यहाँ पर मान लेते हैं। और उसके बाद ये मतलब दूर दूर होने लगते हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो कैसे होने, पहले तो पास में होते हैं सेंट्रियोल्स से, और बाद में क्या होते हैं, मतलब ये दूर दूर होने लगते हैं सेंट्रियोल्स से। तो जो लेड प्रूफेज होती है, लेड प्रूफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब स्प्लिट होने लगती है। स्प्लिट की बात में ब्रेक होने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो लेट अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल क्लियरली होगी। और लेकिन जो लेट प्रोफेज होता है, हम प्रोफेज के एंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होने लगती है, स्प्लिट होने लगती है, ब्रेक होने लगती है। तो जैसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगी, इस टाइप से होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस टाइप से होगी, ये कुछ जैसे चेन होती है इस टाइप से होने लगती है। ठीक है, ये पोर्स बना लेती है, जगह जगह पर क्या बना लेती है, पोर बना लेती है, इस टाइप से बना लेती है। ठीक है, तो ये जगह जगह पर क्या बना लेती है, ये पोर्स बना लेती है। तो स्प्लिट होने लगती है, ब्रेक होने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसमें, लेड प्रोफेज में। और जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल भी ब्रेक होने लगते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी ब्रेक होने लगते हैं। कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देंगे जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, स्टिक लाइक, रॉड लाइक स्टिक जेनेटिक मटेरियल की हमें दिखाई देते हैं लेड प्रोफेज में। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स ये अलग अलग होने लगते हैं। सेंट्रियोल्स जो सेंट्रियोल्स हैं, चलो ये दिखा देते हैं सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स ये दूर दूर होने लगते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स ये दूर दूर, अब मतलब यहाँ तो पास में होते हैं, नियरली होते हैं, आसपास होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दूर होने लगते हैं सेंट्रियोल्स से। ठीक है, तो ये अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज हो गया। तो लेट प्रोफेज के बाद पहला मतलब प्रोफेज हमने बताई, प्रोफेज में जो जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो मतलब कैसे होते हैं, फ्रीली मोशन करते रहते हैं और लूजली होते हैं। लेकिन जब ये अर्ली से लेट में आते हैं, अर्ली से लेट में तो कंडेंस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कंडेंस। तो कंडेंस ध्यान रखना, मतलब आपस में सिकुड़ने लगते हैं, कंडेंस बोलते हैं, आपस में सिकुड़ने लगते हैं और छोटे छोटे दिखाई लगते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन फॉर्म कहलाएगी जेनेटिक मटेरियल। तो ये कैसे कंडेंस कहलाएगी। वैसे तो अगर हम देखते हैं तो ये वैसे तो फ्रीली इस टाइप से मोशन करते रहेंगे। और मतलब कंडेंस कब होता है, अर्ली से लेट प्रोफेज में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, सॉरी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो कंडेंस फॉर्म में जाते हैं और कंडेंसेशन होता है। ठीक है, सिकुड़ जाते हैं। तो अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज की बात की। अच्छा, मेटाफेज होती है, मेटाफेज। तो मेटाफेज में आप जानते हैं अर्ली प्रोफेज के बाद मतलब अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जो क्रोमोजोम्स आप जानते हैं, ये मान लीजिए सेंट्रोमियर है और क्रोमोजोम्स ये क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इस टाइप से। ये क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट जाते हैं। तो ये क्या है, क्रोमोजोम्स। ये क्या है, क्रोमोजोम्स हैं। और ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स भी होते हैं इसमें। तो ये है सेंट्रोमियर, दीज आर सेंट्रोमियर, इसको हमने मान लिया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होते हैं, सेंट्रोमियर
क्रोमेटिड्स को जॉइंट रखता है, जोड़े रखता है, ये है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड तो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर्स जोड़ने, तो क्रोमेटिड ये है इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इसमें जो क्रोमेटिन होगा इनमें ये क्रोमेटिड कहलाते हैं, ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर अराउंडस द सेंट्रोमियर। तो का जो काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर कहाँ होती है, अराउंड द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के अराउंडस, सेंट्रोमियर के अराउंडस काइनेटोकोर फॉर्म जाती है, सेंट्रोमियर के अराउंडस फॉर्म द काइनेटोकोर। चलो, फॉर्म द काइनेटोकोर। तो दीज आर काइनेटोकोर, इसको हमने क्या मान लिया, काइनेटोकोर। चलो, काइनेटोकोर मान लिया, ठीक है। और काइनेटोकोर के अराउंड से ही स्पिंडल फाइबर्स बन जाती है, काइनेटोकोर के अराउंड से स्पिंडल फाइबर्स बन जाती है। तो स्पिंडल फाइबर्स या ट्यूबुलर, न्यूक्लियो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियो या माइक्रो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट ट्यूबुलर या न्यूक्लियो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है वो स्प्लिट हो जाती है और स्पिंडल फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो स्पिंडल फाइबर्स से फॉर्म होने लगते हैं अराउंडस द काइनेटोकोर। तो मैंने आपको बताया ये काइनेटोकोर इस टाइप से इनके अराउंडस फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। तो ये के मेम्ब्रेन बन जाती है इनके अराउंडस। तो ये हाँ किस में आएगा, ये प्रोफेज, लेट प्रोफेज के बाद ये क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर। उसके बाद जो एम फेज होती है, उसके बाद जो एम फेज होती है, एम फेज, अर्ली एम फेज और लेट एम फेज। तो एम फेज में जो जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो हमें क्लियरली क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिड्स हम क्लियरली हमें विजिबल दिखाई देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स हमें आसानी से दिखाई देती है, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स में जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो ये क्या है, एम फेज है, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद क्या आती है, मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स में मूव करने लगते हैं, इधर उधर फ्रीली मोशन करने लगते हैं, और जो सेंट्रोमियर है सिरो, तो ये बोथ एक्वेटर पोल पे मूव करने लगते हैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो सेंट्रियोल से डिफ्रेंशिएशन क्या है प्रोफेज और मेटाफेज में, जो एंडिंग ऑफ प्रोफेज थी फेज, उसमें सेंट्रियोल से कुछ दूर होते हैं, बिल्कुल मिडिल पे नहीं आते हैं, बहुत एक्वेटर पोल पे नहीं आते हैं। लेकिन जो मेटाफेज होती है, मेटाफेज में सेंट्रियोल्स मिडिल में आ जाते हैं, मतलब बोथ पोल्स में चले जाते हैं, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर से क्रिएट होने लगती है, और इस फेज में, मेटा फेज में क्या होता है कि इसमें जो भी सबस्टेंस होते हैं, जितने भी सबस्टेंस होते हैं, सेंट्रियोल्स होता है या फिर क्रोमेटिड्स होते हैं या क्रोमोजोम्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होता है, वो इस ड्यूरिंग मेटा फेज में हम आसानी से क्लियरली विजिबल हम देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हाउ मच, मतलब क्रोमोजोम्स कहता है, क्रोमोजोम्स के साइज कैसा होता है, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं या फिर किसी अनदर से जुड़े होते हैं और तो ठीक है, या क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में हम ड्यूरिंग मेटाफेज में हम क्लियरली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो अर्ली मेटाफेज और
लेट मेटाफेज। अर्ली मेटाफेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स में। लेकिन जो लेट मेटाफेज होती है, लेट लास्ट एंडिंग ऑफ मेटाफेज, उसमें मेटा मीन्स मिडिल कह सकते हैं। तो क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमोजोम्स जो होते हैं, वो मिडिल में आ जाते हैं। ठीक, कहाँ जाते हैं? बिल्कुल मिडिल फॉर्म में जाते हैं। तो इस फेज में हम आसानी से क्लियरली विजिबल हमें आसानी से दिखाई देते हैं। सारी कंडीशंस, सारे सब्सटेंस जो इसमें सेल के दौरान इसमें जो भी सब्सटेंस होते हैं, वो उसको हम आसानी से क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस किया मतलब सेल साइकिल की प्रोफेज और मेटाफेज, दो फेज के बारे में डिस्कस किया, प्रोफेज, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।